तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो गाइज इंडियन पॉलिटी में हमने शुरू किया हुआ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें किस प्रकार की डेवलपमेंट्स जो हैं कंपनी रूल के अंडर होती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्राउन रूल जो आता है 1858 से लेके वही चल रहा है, और उसी की लास्ट जो है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गाइज इसमें ये जितना भी अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है ये एक प्रकार के ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें इंडियन पॉलिटी आएगी उसमें डेफिनेटली जो है इंडियन हिस्ट्री भी आएगी, और उसमें पर्टिकुलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो गाइज ये अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गाइज देखते हैं टॉपिक्स हमने किस तरीके से पढ़े हैं। ये मैं सबसे प्रथम जो आपके साथ वीडियो मैंने डिस्कस की थी तो गाइज उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अभी हम पहला टॉपिक ही पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने फर्दर ब्रेकअप किया था कि हमने कंपनी रूल को पढ़ना है जो 1773 से चला था 1858 तक। इसमें हमने सारे एक्ट्स जो हैं कंपनी रूल के अंडर पढ़े, और उसके बाद क्राउन रूल जो था चला 1858 से लेके 1947। इसमें किस प्रकार के एक्ट्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जिसे हम गुड गवर्नमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अलग अलग काउंसिल एक्ट्स आए हैं 61 का, 92 का, 1909 का, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो गाइज 1919 का एक्ट हमने देख लिया कि 1935 के एक्ट ने किस प्रकार से जो है डायरकी सिस्टम था 1999 में जो शुरू हुआ था उसको एबॉलिश किया। तो गाइज आज हम देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया एक कंप्लीटली अनडिवाइडेड इंडिया के हाथों हम ट्रांसफर ऑफ पावर्स को करें, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो भारत का डिवाइड करके निकलते हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया के जो अलग अलग दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती हैं। तो गाइस देखते हैं अब हम डिटेल में। देखिए हम पढ़ रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गाइस ये पॉलिटी के साथ साथ आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी हेल्पफुल होगा। क्या रहा है, ऑन February 20th 1947 20 फरवरी 1947 को क्या होता है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली declared that the British rule in India would end by June 30, 1948। गाइस कि 20 फरवरी 1947 तक जो है ब्रिटिशर्स ने अब मन बना लिया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स हारे थे, और यही कारण था कि अब उनके दिमाग में ये आ गया था कि अब जितनी भी हमारी कॉलोनीज हैं उनमें रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, लोग इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, और उसी कड़ी में इंडिया में भी अब ब्रिटिशर्स ज्यादा देर तक रूल नहीं कर सकते। तो एक इज्जत के साथ अगर बाहर निकलना है, भारत को छोड़ना है, तो हमें जितनी भी पावर अथॉरिटी हम एंजॉय कर रहे हैं इनको आराम से एक समझदारी से इंडियंस को हैंड ओवर करके निकलना है। तो गाइस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ये डिक्लेयर करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में वो 30 जून 1948 को खत्म हो जाएगा, यानी इसके बाद भारत की भूमि पर राज करेंगे। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। दिस announcement was followed by a agitation by the Muslim League demanding partition of the country। तो गाइस क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग है 1906 में इसका गठन होता है, लेकिन 1940 तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहती है। लेकिन उसके बाद एक प्रकार का अगर मैं कहूं कि कन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको अब ये लगने लगा कि भारत अब आजाद हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का काफी लॉस हो रहा था। तो इसी बीच एक प्रकार की म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट जो है मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बीच चल पड़ती है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो गाइस दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और यही कारण हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि इंडिया में, इस अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदू लोग जो हैं उनकी मेजॉरिटी ज्यादा है, और जब ब्रिटिशर्स आजादी देंगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनेंगे। लेकिन
मोहम्मद अली जिन्ना बहुत चालाक थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं क्या करता हूं कि मैं जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी एक अलग से डोमिनियन या कंट्री बनाता हूं तो हो सकता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो गाइस यही वो जो सोच है उनकी 1940 के आसपास डेवलप होती है, और फिर 1947 या 1900 जब 47 के इस प्रकार की अनाउंसमेंट होती है तो मोहम्मद अली जिन्ना को जब ये पता चलता है कि क्या होगा कि सिर्फ एक इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया ही ब्रिटिशर्स छोड़ के जाएंगे, तो उन्होंने जो है काफी देर से जो चल रही थी एक डिमांड कि हमें अलग से मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एक देश बनाना है, तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, एजिटेशंस होने लगे। तो गाइस जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट करती है, डेमोन्स्ट्रेशंस करती है, किस लिए कि हमें मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज हैं उनसे हमको उन्हें सब एरियाज को मिला के हमें अलग से एक प्रकार का पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन से डोमिनेटेड एक पाकिस्तान बनाना है। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ अनाउंसमेंट होती है कि 30 जून 1947 की डेडलाइन तय की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद जब ये बहुत सारी प्रोटेस्ट या फिर इस प्रकार की एजिटेशन शुरू होती हैं, तो जून 3 को 1947 को क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक प्रकार का ऑर्डर निकालती है और क्या कहती है, इट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो गाइस ये बात कर रहे हैं हम 1947 की, और दिसंबर के 1946 से जो भारत के लिए संविधान बनाने का काम शुरू हो गया था। तो अब 3 जून को क्या कहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it, कि ये उन एरियाज पर लागू नहीं होगा जिन एरियाज के लोग जो हैं इस भारतीय संविधान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको मंजूरी नहीं देंगे। ऑन द सेम डे जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो गाइस जब इस प्रकार की अनाउंसमेंट होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो तब जो वाइसराय ऑफ इंडिया होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, वे कहते हैं कि एक प्रकार की पार्टीशन का फार्मूला वो सामने रखते हैं कि जो लोग इस भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे वो अलग से अपनी एक कंट्री बना सकते हैं। यानी जो भारत अनडिवाइडेड इंडिया का पार्टीशन का फार्मूला लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया। गाइस ये किसने दिया? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, और जून 3 प्लान भी इसी को कहा जाता है। तो ये कौन सा प्लान था? माउंटबेटन प्लान था, जिसके कारण जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। अब क्या कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन? ही पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान नोन एज द माउंटबेटन प्लान। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो गाइस इस प्रकार की जब बात की जाती है कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं वो इंडिया में रहेंगे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं पर्टिकुलरली बंगाल, जो आज की डेट में बांग्लादेश है, मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको मैप में भी बताऊंगा, तो पाकिस्तान को कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो मॉडर्न डे में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की आजादी जो है 1971 से पाकिस्तान से होती है। तो गाइस ये जो दोनों एरियाज हैं इनसे मिलके पाकिस्तान बनेगा, और रेस्ट जो एरिया है उससे मिलके हिंदुस्तान बनेगा। तो इस प्रकार का जब पार्टीशन सामने आता है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजी हो जाते हैं। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय एनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गाइस जब इस प्रकार का कंसेंट या एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बन जाता है तो उसी वक्त क्या किया जाता है कि एनेक्टमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का किया जाता है, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी उसमें है, चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, गाइस ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार के फीचर्स थे। तो गाइस देखिए, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। क्या क्या थे? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। तो गाइस ये एक्ट क्या कहता है कि अब भारत में ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो गया है और इंडिया अब क्या है? सोवरेन स्टेट है। सोवरेन स्टेट गाइस वो होती है, ये प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक वर्ड है, सोवरेन है, कि इंटरनल मैटर्स पर अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो उस कंट्री की सरकार ही तय करेगी। यानी कोई भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या फिर अन्य कोई कंट्री उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये भारत जो है सॉवरेन स्टेट कब बना? ये एक्ट ऑफ 1947 से 15 अगस्त 1947 से बना।
इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो गाइस इंडिया एंड पाकिस्तान का जो क्रिएशन है इसका विभाजन कौन करता है? ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट करता है 1947 का, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो गाइस इससे पहले क्या होता है कि जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, उनको ब्रिटिश क्या कहा करते थे कि ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, कि जितनी भी कॉलोनीज हैं ये ब्रिटिशर्स की हैं, लेकिन ये असेंशियल पार्ट्स थे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन जब ये विभाजन किया जाता है इस एक्ट के द्वारा 1947 में, तो ये भी कहा जाता है कि अब ये भारत और पाकिस्तान के अपने हाथ में है कि वो इस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट बने रहना चाहते हैं या नहीं, या इससे सेसीड भी कर सकते हैं, यानी इससे अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था? इट अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल। तो वाइसराय जो लास्ट भारत के थे वो कौन से थे? वो माउंटबेटन थे। और इस एक्ट ने क्या कहा कि ये जो ऑफिस ऑफ वाइसराय है ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पर दोनों जो डोमिनियन दोनों कंट्रीज बनेंगी वहां पर गवर्नर जनरल होंगे। कब तक होंगे? जब तक कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो पावर में नहीं आती। गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। तो गाइस किस प्रकार से इंटरिम कैबिनेट बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंटरिम कैबिनेट जो कहेगी उसकी एडवाइस पर ब्रिटिश किंग यानी क्लेमेंट एटली अपॉइंट करेंगे गवर्नर जनरल को, और भारत में जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो माउंटबेटन ही बनते हैं। His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan। गाइस एक प्रकार से जब ये एक्ट कहता है कि जब भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा तो उसके बाद ब्रिटिशर्स की यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या पाकिस्तान या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कुछ भी करे उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर या उनको रोकने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है कोई भी कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोविजन था इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ द टू डोमिनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव nations and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। तो गाइस इस एक्ट ने ये भी एम्पावर किया, अथॉरिटी दी कि जो भी ये हम कंट्रीज आजाद कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेगी वो किसी भी प्रकार का लॉ बना सकती हैं, और अगर ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ बनाया हुआ है तो उसको वो रिपील भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ये इस एक्ट से जो एक्ट इनको पावर दे रहा है यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो गाइस इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस थे वो भी देखते हैं हम। कहता है इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। तो गाइस क्या होता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया 1946 से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो जाती है, और 26 जनवरी 1950 को ये इंप्लीमेंट होता है। तो ये बात कर रहा है 1947 की, और ये 1947 का ये भी पावर देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि जब तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आता, एक रिस्पॉन्सिबल या इलेक्टेड गवर्नमेंट आती, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये कानून बनाएगी। कब तक बनाएगी? जब तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आता। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15 1947 was to extend to either of the new dominions unless it was extended there to by a law of the legislature of the dominion। तो गाइस ये कह रहा है कि कोई भी एक्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बनाएगी, अगर बनाती भी है तो उसके बाद ये जो दोनों डोमिनियंस बनाए हैं भारत और पाकिस्तान, इनका लेजिस्लेचर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी उनको पास अगर करती है तो ही वो इन दोनों कंट्रीज में इंप्लीमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? It abolished the office of the Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs। तो गाइस क्या होता है कि भारत के लिए इससे पहले एक पर्टिकुलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कि जो सिर्फ भारत के अफेयर्स को देखता था, लेकिन जब भारत से ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो जाने के तुरंत बाद क्या होता है कि इस पोस्ट की जगह पर एक ये पोस्ट
क्रिएट की जाती है। यानी जैसे जैसे इससे पहले भी कुछ कंट्रीज ने, कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने आजादी ले ली थी ब्रिटिशर्स से, तो अब जितनी भी ये कंट्रीज थी उनके लिए एक कैबिनेट का मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब वो भारत और पाकिस्तान को भी देखे अगर वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बनते हैं तो। गाइस नेक्स्ट क्या प्रोविजन था? इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पारामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज विद फ्रॉम अगस्त 1947। तो ये भी एक प्रकार का प्रोविजन रखा गया कि जो सोवरेनिटी ब्रिटिशर्स की होती थी 15 अगस्त 1947 से पहले, चाहे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी या जो ट्राइबल एरियाज थे उनके साथ अलग अलग ट्रीटीज की हुई थी ब्रिटिशर्स ने, वो सारी खत्म हो जाएंगी कब? 15 अगस्त 1947 के बाद। It granted freedom to the Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent। तो गाइस ये भी अथॉरिटी देता है कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, लगभग 565 थे, कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको दोनों के साथ किसी के साथ भी नहीं रहना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार से क्या होता है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है ये विदहोल्ड कर लेती हैं डिसीजन की हमें किसी के साथ भी नहीं रहना है, और फिर इनका जो है असिमिलेशन ये बाद में होता है 1900 इस 15 अगस्त 1947 के बाद में होता है। तो गाइस इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर फ्रेम्ड। तो गाइस ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है इनको कि जब तक दोनों जो कंट्रीज हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक रूल और रेगुलेशन के लिए क्या करना है आपको कि जो प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रूल करना है, आपको पॉपुलेशन के साथ गवर्नेंस करनी है। द डोमिनियंस वर होएवर अथॉराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशंस इन द एक्ट। हालांकि ये भी पावर दी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस प्रकार के एक्ट के जो प्रोविजंस थे उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्या प्रोविजन है? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स। तो गाइस क्या करता है कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है या फिर जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी या प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें जो गवर्नर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना देता है। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। तो जैसे आज की डेट में चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसे एडवाइस की जाती है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक ऐसा ही तरीका जो है स्टेट्स में भी अपनाया जाता है, और इसी प्रकार का तरीका जो है 1947 में अडॉप्ट किया गया कि जो गवर्नर्स हैं चाहे वो सेंटर में है, सेंटर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, और या फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, उनको क्या करना है कि जो भी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एड या एडवाइस देंगे उसी के अकॉर्डिंगली उनको काम करना है। It discontinued the appointments to civil services and reservation of posts by the Secretary of State for India। तो गाइस इससे पहले क्या होता था कि जो सिविल सर्वेंट्स इंडिया में रिक्रूट किए जाते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा रिक्रूट किए जाते थे, लेकिन इस प्रकार की प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है कि अब आने वाले समय में जो भी सिविल सर्वेंट्स होंगे इंडिया में उनको इंडिया के खुद ही लोग जो हैं, खुद ही गवर्नमेंट तय करेगी कि किस प्रकार से इनको रिक्रूट करना है। द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। तो गाइस ये भी प्रोविजन रखा जाता है कि इससे पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई सिविल सर्वेंट है और उसको भारत सरकार डिसकंटिन्यू नहीं कर सकती, उसको डिसमिस नहीं कर सकती, उसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे, या फिर भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले जो नए सिविल सर्वेंट्स होंगे उनको जो मिलेंगे वही जो प्रिविलेजेस हैं पहले जो 1947 से पहले अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स हैं उनको भी मिलेंगे। तो गाइस इस प्रकार के कुछ प्रोविजंस थे। तो क्या होता है
At the stroke of midnight of 14th and 15th August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. तो गाइज ये भी मैंने एक किसी किताब में पढ़ा था कि जब 14 अगस्त की रात होती है तो रात को लगभग 11:58 पर पाकिस्तान को आजादी मिलती है और सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस होता है, 12:03 रात के जो है भारत को आजादी मिलती है। तो गाइज ये सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस था, लेकिन रात के करेक्ट 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो इसलिए पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, उसकी फ्रीडम 14 अगस्त जो है सेलिब्रेट की जाती है और भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाता है। तो यही वो रात थी जब ब्रिटिशर्स ने पावर्स को ट्रांसफर किया भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उनको। Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of Independent India. तो गाइस लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता 1950 में, तब तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं और इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी बनते हैं। तो आपको ये भी एक फैक्ट ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो 26 जनवरी 1950 को फिल होता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाते हैं 15 अगस्त 1947 को ही। The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of the Indian Dominion. तो गाइस जो Constituent Assembly थी, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाना था, और उसकी संरचना कब होती है 1946 को, और इसी को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाता है कब तक, जब तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आता। तो गाइस इस प्रकार हमने डिटेल में देखा कि किस प्रकार के प्रोविजंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में थे। तो गाइस इस प्रकार का डिवीजन आपको आज की डेट में देखने को मिलेगा। यानी जो मैं बात कर रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान, गाइस ये पाकिस्तान था, और जो मैं बात कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान, वो अब बांग्लादेश बन चुका है। यानी 1971 में बांग्लादेश बन चुका है, और ये एरिया ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान ये डिवाइड हुआ था जो अनडिवाइडेड इंडिया से। गाइज अगर ये ना होते तो आज ये पूरा जो है वो इंडिया होता। तो गाइज अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर जैसे एजुकेशन की फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, इसमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था। अगर आप रेलवेज या किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कर रहे हैं तो आपको उसका फर्स्ट पता होना चाहिए। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कर रहे हैं तो गाइस इस प्रकार से मैं आपको जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बनी थी इंटरिम गवर्नमेंट की, तो गाइस मैं आपको डिटेल में वो करवा देता हूं। देखिए जो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, ये भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनके पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, एक्सटर्नल अफेयर्स थे। जैसे आज की डेट में एक्सटर्नल अफेयर्स अलग एक मंत्री रहता है, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे अपने पास रखते हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, तो गाइस ये सारे डिपार्टमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये क्या थे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो मिनिस्ट्री था ये भी इन्हीं के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को। तो उससे पहले ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर जॉन मठाई इनके पास डिपार्टमेंट जो था वो रेलवेज और ट्रांसपोर्ट की यूनियन मिनिस्ट्री थी। आर के शंमुगम छेटी इनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, जो आज निर्मला सीतारमन जी के पास है। तो गाइस इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास ही वाज द फर्स्ट लॉ यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गाइस लेबर मिनिस्टर कौन था फर्स्ट, जगजीवन राम। तो आपको क्या करना है कि आपको सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी आप जिस फील्ड में एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड का आपको फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर पता होना चाहिए। तो लेबर मिनिस्टर कौन था, जगजीवन राम जी। सरदार बलदेव सिंह ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर। CH भाभा कॉमर्स मिनिस्टर थे। रफी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज और सप्लाईज का डिपार्टमेंट था इनके पास। VN गैडगिल इनके पास वर्क्स, माइंस एंड पावर की मिनिस्ट्री थी, जो सेंटर की थी, या यूनियन मिनिस्टर ऑफ वर्क्स, माइन एंड पावर के थे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। गाइज वीडियोस के साथ साथ आपको चैनल भी शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। गाइज अगर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं 9419166315। तो गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जाना है, ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करना है, उसे ज्वाइन करना है। हर एक वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा। इसके अलावा डेली के 3-4 न्यूज़पेपर्स अर्ली मॉर्निंग जो है वहां पर शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की चाहे वो मंथली या एनुअली मैगजीन्स हैं करंट अफेयर्स की, वो भी शेयर की जाती हैं। गाइज पीडीएफ बुक्स अलग अलग एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो भी शेयर की जाती हैं। गाइज इन सब का बेनिफिट लेने के लिए आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, फेसबुक ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। तो गाइज आपका कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे उसे आप बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।